नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी में एनडीए, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर। करारी हार के बाद लालू परिवार में बढ़ी तकरार। रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति और घर। भाजपा ने बताया पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम, तो जदयू ने लालू राबड़ी की चुप्पी पर उठाए सवाल। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय प्रेस परिषद प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन रहे मौजूद। भ्रामक खबरों से निपटने और प्रेस की विश्वसनीयता बढ़ाने पर दिया जोर। दिल्ली धमाके में लगातार हो रहे हैं नए खुलासे। घटनास्थल से मिले 9mm के 3 कारतूस। अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी बढ़ रहा जांच का दायरा। दो से ज्यादा डॉक्टर रडार पर। भारत ने COP30 में विकसित देशों को याद दिलाई जिम्मेदारी। कहा जलवायु वित्त नहीं दे रहे विकसित देश। जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं होने की दी चेतावनी। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल रात दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और लल्लन सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक को सरकार गठन की चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आज बिहार में बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को कार्यकर्ता और जनता के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। इसके बाद एनडीए के सभी विधायकों को पटना हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है। इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी। इनमें नेता चुनने और नए समीकरणों पर चर्चा होगी। इनमें मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि लालू के जो परिवार में जिस तरह के पारिवारिक विवाद चल रहा है वो जल्द से जल्द सुलझे। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। दरअसल बिहार में विधानसभा नतीजों के बाद लालू परिवार की अंतर्कलह सुर्खियों में है। कल रोहिणी आचार्य के परिवार और पार्टी को त्यागने की घोषणा के बाद आज उन्होंने एक्स पर बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया,
मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो बेहद भावुक पोस्ट किया यहां पर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर और अपना दर्द बयां किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कामना की है कि उनके परिवार के बीच सब ठीक हो जाए। दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने रविवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा के बाद उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया और इसे चिंता का विषय बताया। नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान की थी, उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, लालू जी राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, रोहिणी के साथ हो रहा है। ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को घर जोड़कर रखने की नसीहत दी है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया, मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजनीतिक दलों को अपनी बात संयम के साथ कहने की सलाह दी है। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण, एसआईआर और बिहार चुनाव के बाद विपक्षी दलों की ओर से आ रहे बयानों पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी बातों को रखते वक्त संयम अवश्य रखना चाहिए। I am totally out of party politics. Those who are in public, they should always control their emotions. That is very important, because people will always throw stones. Which tree is giving lot of fruits? So we should have that patience in public life. We need not answer to all the questions. They are having the right to ask any question. We got the right to give the answer or not to give the answer. That is the thing I told. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली बम धमाके पर दुख व्यक्त किया। दिल्ली में कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस घटना को बेहद पीड़ादायक बताया और कहा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की जांच कर रही हैं। This is the terrorist. The police forces and the other forces, intelligence forces, have to be fortunate every time. Terrorist has to be fortunate at one time. That has happened. It is very painful, but that makes a big alert among all the agencies. They will do their best and they will curtail it in the future. भारत मंडपम में ऑडिट दिवस 2025 का आयोजन किया गया, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए।
इस मौके पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति और डिप्टी सीएजी सुबीर मलिक सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑडिट दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कैग के योगदान को सराहा। It provides essential feedback on governance, public trust and accountability. The organization with 40,000 officers and staff from over 125 offices all around the country plays a vital role in auditing union and state governments, public sector enterprises and autonomous bodies, and in compiling state accounts. As we march towards being a Viksit Bharat at 2047, CAG will remain a key partner in ensuring physical discipline and transparency for effective governance. इस मौके पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी संजय मूर्ति ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में सीएजी की भूमिका का जिक्र किया। Every year, the 16th of November holds special significance for us, as it is on this day in 1860 that India's first Auditor General assumed office. We celebrate this day to reflect on a rich legacy, to reaffirm our core institutional values of integrity and accountability, and rededicate ourselves to the service of the nation. Sir, we are acutely conscious of our key role as an enabler of good governance in the nation's journey towards Viksit Bharat by 2047. Towards this end, the department in 2023 has, after immense deliberations within, come out with a strategic plan till 2030. राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय प्रेस परिषद की प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सीईओ विजय जोशी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर मीडिया जगत को अपनी शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और प्रेस की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए गलत सूचनाओं से मुकाबला करने और सावधान रहने पर जोर दिया। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे पर कंप्लीट प्रेस एंड मीडिया के जगत में जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था। भारतीय प्रेस परिषद की प्रमुख न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने परिषद द्वारा भारत में पत्रकारों की बेहतरी के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का जिक्र किया। The theme for this year's National Press Day is safeguarding press credibility amidst rising misinformation. The responsibility of journalists has become more onerous in the present trying times. Over the recent years, the Council has taken several measures to strengthen journalistic ethics and safeguard press freedom through formation of subcommittees and fact-finding committees. During the last year, the Council came out with several studies and recommendations that touch upon every aspect that affects the credibility of the press today. The study report on guidelines for the media, police and security forces on reporting from conflict-affected areas focuses on the safety of journalists and maintaining sensitivity and balance while reporting conflict situations so that journalists can work freely and independently. These steps reflect the Council's continuing efforts to improve working conditions, uphold ethics, and strengthen people's trust in the press.
नई दिल्ली में अमृत फार्मेसी के 10वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए कहा कि अमृत फार्मेसी ने बीते वर्षों में लोगों को किफायती इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नड्डा ने बताया कि अमृत फार्मेसी नेटवर्क आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ मेडिकल उपकरणों पर 50% तक की छूट प्रदान करता है। इस पहल से अब तक 6.80 करोड़ से अधिक मरीजों को राहत मिली है और लोगों को दवाओं पर करीब 8,400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जेपी नड्डा ने इस पहल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए HLL लाइफ केयर लिमिटेड की टीम की सराहना की। वर्तमान में देश भर में 255 अमृत फार्मेसी आउटलेट सक्रिय हैं। नड्डा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी की स्थापना कर इसे और व्यापक बनाना है, ताकि सस्ती दवाओं की उपलब्धता देश भर में सुनिश्चित हो सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब बात दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट की, जिसके मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। घटनास्थल से जांच एजेंसियों को 9mm के 3 कारतूस, 2 जिंदा और एक खाली खोखा मिले हैं। क्योंकि 9mm कारतूस आम लोग नहीं रख सकते और इन्हें आमतौर पर सुरक्षा बल या पुलिस ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बरामदगी जांच को नए मोड़ पर ले गई है। सबसे अहम बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल या हथियार का पार्ट नहीं मिला है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंची और क्या ये विस्फोट के बाद I-20 कार से गिरे थे। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि क्या ये कारतूस आतंकी उम्र के थे या ये पुलिस या अन्य एजेंसियों के किसी कर्मी का हथियार संबंधित मामला हो सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल के फंडिंग पैटर्न की भी पड़ताल कर रही हैं और हवाला या अवैध मनी चैनल की भूमिका से इनकार नहीं किया जा गया है। इसी सिलसिले में एजेंसियां देश भर के करीब 200 डॉक्टरों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, जिनमें से कई को हिरासत में लिया जा चुका है। इधर दिल्ली पुलिस ने विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही UGC और NAC की ओर से संकेतित कथित अनियमितताओं के आधार पर विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। अपराध शाखा की टीम ने ओखला स्थित कैंपस का दौरा किया और कई दस्तावेजों की मांग की है। पुलिस का कहना है कि संस्थान में गंभीर अनियमितताओं के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। और जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए भीषण विस्फोट की जांच तेज हो गई है। रविवार को NSG की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का व्यापक निरीक्षण किया। NSG की टीम ने घटनास्थल पर मलबे और अवशेषों की बारीकी से जांच की है। अधिकारियों ने बताया कि ये जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट की पुष्टि करने और धमाके के असली कारणों का पता लगाने के लिए की जा रही है। NSG टीम के पहुंचने के साथ इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक धमाके की गंभीरता को देखते हुए जांच कई घंटों तक चलने की संभावना है। बता दें कि नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 32 लोग घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में ब्लास्ट में किसी भी साजिश से इनकार किया है। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में किसी भी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में
एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। सफल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रही है। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर धमाका हुआ। उस हादसे में अनेक लोग हताहत हुए। इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं। कानून के तहत इस तरह की घटना में मजिस्ट्रेटी जांच अनिवार्य है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय तटरक्षक के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से 14 और 15 नवंबर 2025 को पारादीप उड़ीसा में क्षेत्रीय समुद्री खोज एवं बचाव कार्यशाला और समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में स्थानीय हितधारकों जैसे जिला प्रशासन, बंदरगाह, सीमा शुल्क, नौसेना, समुद्री पुलिस, उड़ीसा पुलिस, CISF, मत्स्य पालन, वन और चिकित्सा विभाग सहित की सक्रिय भागीदारी रही। इस समुद्री अभ्यास के दौरान वास्तविक समय में सामूहिक बचाव अभियान और विमान दुर्घटना बचाव तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला में बहु एजेंसी परिदृश्यों का अनुकरण करने वाला एक टेबल टॉप अभ्यास और चिकित्सा संबंधी प्राथमिकताओं वाला एक समुद्री अभ्यास शामिल था। पंजाब के जिला फिरोजपुर में बुधवारा इलाके में शनिवार शाम को RSS कार्यकर्ता बलदेव के बेटे नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात हमलावरों ने घर लौट रहे 40 वर्षीय नवीन को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल नवीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों और इलाके के लोगों में गहरा रोष है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सूचना मिलते ही SSP फिरोजपुर भूपेंद्र सिंह और विधायक रणबीर सिंह भुल्लर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हमलावर के जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हमलावरों की तलाश के लिए कई विशेष टीमें गठित की गई हैं। वहीं मृतक के रिश्तेदार अशोक बहल ने बताया कि मृतक के पिता और दादा RSS के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। RSS के साथ परिवार के जुड़ाव को हत्या का कारण माना जा रहा है। लड़का मरिया वो मेरा भतीजा ही सीगा। उन्होंने फादर जिहड़े बलदेव कृष्ण जी ने वो RSS के एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता ने, तो बलदेव कृष्ण के पिता जी भी स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी भी उन्होंने भी RSS के विच बहुत सारिया सेवावां दित्तियां। 70 उम्र वो RSS नाल जुड़े रहे। बलदेव कृष्ण जी भी समाज सेवा दे विच हर वेले तत्पर रहिंदे ने। कल उन्होंने बेटा दुकान तो जदों अपने घर जा रहा सी 7 बजे के करीब, तो यूको बैंक के कोल 2 लड़कियां ने उन्होंने पहले टारगेट किया होया सी। एक लड़का पिछे किते उन्होंने रेकी करदा आ रहा सी, एक अगे खड़ा सी। जदों ही वो यूको बैंक कोल पहुंचा तो उहदे सिर दे विच पिछले पासे 2 गोलियां मारियां, जो लगदा उहदी मौके ते जिहड़ी है वो डेथ हो गई। तो उस तो बाद बागी हस्पताल ले गए सी ते उत्थे उन्होंने डिक्लेयर करता कि ब्रॉड डेड। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव नमो रन फॉर रोड सेफ्टी में हजारों लोग दौड़ लगाते नजर आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव पूर्वी दिल्ली नमो रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने सांसद खेल महोत्सव पहल की जमकर सराहना की। ये इवेंट सच में सुरक्षित दिल्ली की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है सच में बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। नमो रन फॉर रोड सेफ्टी में हर उम्र के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली सांसद खेल महोत्सव में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल सहित
अन्य पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का जोश नजर आया। सांसद खेल महोत्सव हमने अपनी पूर्वी दिल्ली में आयोजित किया है और इसके साथ साथ 3 खेल हमारे ऐसे हैं जिसमें एक योगा, खो खो और कबड्डी, जो कि भारतीय ट्रेडिशन के खेल हैं। आज नमो रन हमने अपने क्षेत्रवासियों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए रखी है, जिसका थीम रोड सेफ्टी भी है, फिट इंडिया भी है। और मैं इस बात का मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर लगभग 4 से 4,500 हजार पार्टिसिपेंट्स ने नमो रन में पार्टिसिपेट किया है। पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने आज सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो रन का आयोजन किया है, जो रोड सेफ्टी का संदेश भी देगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 घंटा रोज अगर आप खेल पर देते हैं तो आप कई बीमारियों को हरा सकते हैं। तो खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के इस मूवमेंट को फिट इंडिया के साथ जोड़ते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को, जो आज हर्ष मल्होत्रा जी के माध्यम से पूर्वी दिल्ली के सभी बच्चों को और निवासियों को दिया गया है। सांसद खेल महोत्सव किसी सांसद द्वारा आयोजित करवाए जाने वाला एक खेल उत्सव है, जिसका उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और युवाओं में शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता और फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाना है। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।